उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखिलेश यादव की एक सभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जमकर हंगामा किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब अखिलेश वहां प्रचार के लिए पहुंचे। बताया गया कि कार्यकर्ता इतने जोश में थे कि उन्होंने मंच को तोड़ दिया और यह हंगामा उस वक्त भी जारी रहा जब अखिलेश यादव वहां से लौटने लगे। जोश में आकर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने पहले तो बैरिकेड तोड़ दिए और फिर अखिलेश के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की भी कोशिश की, जिसे देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले एक्शन में आ गए। उन्होंने बवाल करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस लाठीचार्ज के बाद भी कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी रहा, जिसे खत्म कराने में पुलिस के पसीने छूट गए। बाद में किसी तरह अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भर सका। इससे पहले जब वो वहां पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड से लेकर मंच तक उनकी गाड़ी को घेरे रखा। यूपी की बलिया नगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नारद राय के रोने का एक वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि वो प्रचार के लिए अपने गांव पहुंचे थे, लेकिन वहां अपने भाई के घर पर बीजेपी का झंडा लगा देखकर फूट फूट कर रोते नजर आए। रोते रोते वो इतने भावुक हो गए कि उनके हाथ से माइक भी छूट गया और वो खुद भी वहीं गिरते दिखे। इससे पहले उन्होंने बीजेपी को अपने घर में विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया और उस पर हमला बोला। हमारे घर में आग लगाना चाहते हैं, आग लगाने वालों आपका घर भी सुरक्षित। बताया गया कि नारद राय से विवाद के बाद उनके भाई वशिष्ठ राय ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थाम लिया था। खालिस्तान समर्थकों से खतरे की आशंका पर राम रहीम को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। रेप और हत्या के केस में जेल में बंद राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर हैं, जिन्हें अब Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में रखा गया है। इस सिलसिले में हरियाणा के ADG CID की तरफ से रोहतक रेंज के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले इनपुट का जिक्र कर खालिस्तान समर्थकों से राम रहीम की जान को खतरा बताया गया था और इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई थी। राम रहीम 7 फरवरी से फरलो पर जेल से बाहर हैं, जिनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका के जरिए राम रहीम को फरलो दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। और इसी मामले में यह जानकारी सामने आई कि जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। खबर है कि इसका आधार हरियाणा के ADG की उस रिपोर्ट को बनाया गया जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय से मिले इनपुट का जिक्र किया था। साथ ही रोहतक रेंज के कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर उन्होंने खालिस्तान समर्थकों से राम रहीम की जान पर खतरे की आशंका जताई थी। राम रहीम रेप और हत्या के केस में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। वहीं हर्षा की हत्या के विरोध में देश के कई हिस्सों में अलग अलग हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। एक दिन पहले शिवमोगा में बजरंग दल और VHP के लोगों ने प्रदर्शन किया था और अगले दिन प्रदर्शन की आग जम्मू तक पहुंच गई। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुस्से में पुतला फूंका और खूब नारे लगाए। यूपी के आगरा में भी बजरंग दल और VHP के लोगों का आक्रोश दिखा। उन्होंने हर्षा के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। बिजनौर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर अपना गुस्सा दिखाया और सरकार से हर्षा के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इस बीच हर्षा की हत्या के एक आरोपी की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज सामने आई। हर्षा हत्याकांड रात में हुआ था और उस पर हमला करने वाले फरार हो गए थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच पाए। जिस आरोपी की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज सामने आई उसका नाम सैयद नदीम बताया जा रहा है। CCTV फुटेज में पुलिस वाले उसे गली से लेकर निकलते दिखे। गली से बाहर आकर उन्होंने थोड़ी देर तक उससे वहीं खड़े होकर बातें की। तभी पीछे से एक महिला आई और पुलिस वालों से कुछ पूछने लगी, जिसे पुलिस वालों ने कुछ समझाया और फिर हर्षा की हत्या के आरोपी को लेकर वहां से चले गए। जिसके बाद आरोपी की मां सामने आई। उसका रो रो कर बुरा हाल नजर आया। उसने उसके बेटे पर लगे आरोप को गलत बताया। उसकी ना किसकी दोस्ती थी ना दुश्मनी थी, क्या भी कुछ भी नहीं था। वो बच्चा मासूम रह सर का। हर्षा की हत्या के बाद से शिवमोगा में जबरदस्त तनाव फैल गया था। हालात को काबू करते करते पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए थे। वहां धारा 144 लगा दी गई थी, जो 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मतलब शिवमोगा में अभी धारा 144 लागू रहेगी और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आगे क्या करना है इसका फैसला 2 दिन के बाद हालात देखकर होगा और तब तक वहां होने वाली हर हरकत पर पुलिस वालों और रैपिड एक्शन फोर्स की नजर रहेगी। हर्षा की हत्या वाली रात और सुबह हुए बवाल की वजह से सुरक्षा बल कोई चूक नहीं करना चाहते थे। वो रात भर डटे रहे और पुलिस की गाड़ियां शांत पड़ी गलियों में गश्त लगाती रहीं। सुबह सुबह वहां फ्लैग मार्च भी किया गया। इस बीच राज्य के मंत्री KC नारायण गौड़ा हर्षा के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिया कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उनको छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उनके ऊपर
कठिन से कठिन कार्रवाई होगा। इस घटना के बाद हर्षा के परिवार में मातम है और वो हर्षा के लिए न्याय मांग रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि हर्षा को कई बार धमकी मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसे सच में जान से मार दिया जाएगा। हर्षा की मां ने तो पुलिस कंप्लेन में इस बात का जिक्र भी किया और आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उससे दुश्मनी निकाली। उन्होंने एफआईआर में लिखवाया कि हर्षा बजरंग दल का कार्यकर्ता था और हिंदुत्व और गौरक्षा के लिए काम करता था। हर्षा के रिश्तेदारों का भी यही कहना है कि उसकी जान इसलिए गई क्योंकि वो हिंदू समाज के लिए काम करता था। उन्हें ज्यादा हिंदू पर ये करता था ना, इसलिए नजर था उसके ऊपर। 26 साल के हर्षा की हत्या के बाद उसका परिवार टूट चुका है। उसकी बहन ने हाथ जोड़कर प्रशासन से उसे न्याय देने की अपील की। ಅವನ ಸರ್ನೇಮು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹರ್ಷ 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 ಇಂದು ತಮ್ಮಂಗೊಂದು ಸಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. हर्षा की हत्या की जांच चल रही है और कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग से पहले इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात एक महिला अधिकारी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई। रीना द्विवेदी नाम की इस अधिकारी की तस्वीरें 2019 के चुनाव में भी खूब वायरल हुई थी और उस वक्त वो पीली साड़ी पहनकर वोटिंग करवाने के लिए पहुंची थी। इस बार फिर रीना द्विवेदी ईवीएम हाथ में लेकर बूथ के लिए रवाना हुई, लेकिन इस बार उनका लुक बदल गया। उनके चेहरे पर सनग्लासेस तो पिछली बार की तरह ही दिखे, लेकिन पोशाक इंडियन से बदलकर वेस्टर्न हो गई। रीना द्विवेदी को देखकर लोगों को उनकी पिछली बार की तस्वीरें भी याद आ गईं। काले रंग का स्लीवलेस टॉप और व्हाइट ट्राउजर पहनकर आई रीना के साथ सेल्फी लेने वाले जुट गए। आम लोग ही नहीं, पुलिस वाले भी रीना के साथ फोटो खिंचवाने लगे। जलवा बिल्कुल ऐसा जैसे कोई फिल्म स्टार इलेक्शन ड्यूटी पर निकला हो। लेकिन रीना की दिलचस्पी केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग बूथ तक लाने में है। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता फोटो क्या, और मुझे वोटिंग कराना भी अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है। क्या मैं सबसे अपील भी करती हूँ, प्लीज वोटिंग जरूर करें। चुनाव आयोग ने रीना द्विवेदी की तैनाती लखनऊ के मोहनलालगंज में की है। चौथे चरण में भी कई हॉट सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर है। इन सीटों पर कई मंत्री और दिग्गज नेता मैदान में हैं। उनमें एक सीट रायबरेली सदर भी है, जिसे कांग्रेस का गढ़ बताया जाता है, क्योंकि इस सीट पर 1993 से 2012 तक कांग्रेस के कद्दावर नेता अखिलेश सिंह लगातार 5 बार जीते थे। जबकि पिछले चुनाव में विदेश से पढ़ाई कर लौटी उनकी बेटी अदिति सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट पर हाथ के साथ नहीं है। वो पिछले साल नवंबर में बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी में जाने के बाद अदिति सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उन्हीं राम प्रताप यादव के साथ है जिन्होंने 2017 में अदिति सिंह के लिए वोट मांगे थे। तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में एक साथ थे। लेकिन इस बार अदिति सिंह के पाला बदलने के बाद कांग्रेस ने वहां से मनीष चौहान को टिकट दिया है, जो गांधी परिवार के करीबी बताए जाते हैं। जबकि दूसरी हॉट सीट है लखनऊ की सरोजनी नगर। वैसे तो इस सीट से स्वाति सिंह अभी विधायक हैं, जो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको यहां से उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि इस सीट पर उनके पति दयाशंकर सिंह भी दावेदारी ठोक रहे थे। चुनावों का ऐलान होने के बाद से ही दयाशंकर सिंह लगातार सरोजनी नगर से टिकट की मांग कर रहे थे। जबकि पिछली बार सरोजनी नगर सीट से जीत दर्ज करने वाली स्वाति सिंह भी एक बार फिर उम्मीदवारी की आस लगाए बैठी थी, लेकिन पार्टी ने न तो पति को टिकट दिया और न ही पत्नी को। बल्कि सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश्वर सिंह को उतार दिया, जिनकी छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भी रही। राजेश्वर सिंह ईडी के पूर्व डायरेक्टर हैं, जिनका मुकाबला अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा से। जबकि इस सीट से कांग्रेस के रुद्र रमन सिंह और बीएसपी से जलीस खान चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर भी सुबह वोट डाले जाएंगे। ये वही सीट है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांगने की खबर थी, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे को ऊंचाहार सीट से टिकट नहीं दी, जिसके बाद नाराज हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि उत्कृष्ट मौर्य इसी सीट से 2 बार चुनाव लड़े और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक मनोज पांडे पर ही दांव खेला, जिन्होंने दोनों बार उत्कृष्ट मौर्य को हराया था। इस चरण की जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो लखीमपुर खीरी की निघासन सीट है। किसान आंदोलन के दौरान यहीं पर तिकुनिया कांड हुआ था, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को जेल तक जाना पड़ा, क्योंकि उन पर आंदोलन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। और यह घटना तब हुई जब पिछले साल 3 अक्टूबर को किसान वहां आंदोलन कर रहे थे। तभी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया था, जिसमें 4 किसानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के 7 दिन बाद आशीष मिश्रा ने थाने में जाकर सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ गए, जिसके बाद वोटिंग से कुछ ही दिन पहले इस सीट पर एक बार फिर
तिकुनिया कांड की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर सवाल खड़े करते हुए उनके पिता अजय मिश्रा को घेर लिया। अजय मिश्रा 2012 में निघासन सीट से ही जीते थे, जबकि 2017 में यहां से बीजेपी के टिकट पर राम कुमार वर्मा को जीत मिली थी, लेकिन उनकी मौत होने की वजह से हुए उपचुनावों में उनके बेटे शशांक वर्मा जीत गए थे, जिन्हें बीजेपी ने इस बार भी टिकट दिया है। इसी तरह लखनऊ कैंट भी एक अहम सीट है, जहां से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी इसी सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार लखनऊ मध्य से चुनाव जीतने वाले ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से मैदान में उतार दिया, जबकि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी के लिए दावेदारी तक ठोक दी थी। मेरे बेटा 2009 से लगातार वहाँ पर जमीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जरूर टिकट की दावेदारी की है। हालांकि रीता बहुगुणा की कोई दलील काम नहीं आई और बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। इसके बाद रीता बहुगुणा और उनके बेटे मयंक की नाराजगी की खबरें भी आई। लखनऊ कैंट सीट से ही रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 में जीत दर्ज की थी और उनके सांसद बनने के बाद 2019 में इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के सुरेश तिवारी को जीत मिली। लेकिन इस बार बीजेपी ने सुरेश तिवारी की जगह ब्रजेश पाठक को टिकट दिया। हिजाब पर कर्नाटक के बाद देश के कई राज्यों में जारी विवाद के बीच मुंबई में इसकी डिमांड बढ़ गई। दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे पर खूब प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से हिजाब और बुर्के की बिक्री अचानक बढ़ गई। मुंबई में हाल के दिनों में हिजाब की खरीदारी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जब से कर्नाटका में हिजाब को लेकर ये सारा विवाद उठा है, तब से मुंबई में हिजाब और बुर्के की जो बिक्री है वो काफी ज्यादा हो गई है। डिमांड बढ़ने से दुकानदार काफी खुश हैं। कुछ ने तो पिछले 35 साल में हिजाब की इतनी मांग कभी नहीं देखी। छोटे छोटे बच्चों में भी वो जज्बात आ गया है कि मैं हिजाब पहनूं। बताया गया कि स्कूल और कॉलेज से बड़ी संख्या में छात्राएं हिजाब खरीदने पहुंच रही हैं। प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और इससे नजदीकी संबंध रखने वाले पंजाब पॉलिटिक्स टीवी पर नकेल कसने का आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत विदेश से चल रहे पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म के जरिए इस चैनल की विधानसभा चुनाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, जिसके लिए चैनल ने चुनाव के दौरान ही नए ऐप भी जारी किए और नए सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए, जिनमें इस्तेमाल के लिए इस चैनल पर अलगाववाद को भड़काने वाला कंटेंट भी तैयार करने का आरोप है, जिसकी खुफिया जानकारी मिलने के बाद सरकार ने चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया। अमित शाह के बीएसपी पर दिए बयान से पार्टी गदगद नजर आई। यूपी चुनाव के बीच न्यूज 18 को दिए अपने पहले इंटरव्यू में अमित शाह ने बीएसपी के बारे में बात की थी और खुलकर माना था कि मायावती की पार्टी में अब भी दम है। यही नहीं, इंटरव्यू में उन्होंने दो टूक बोल दिया कि यूपी चुनाव में बीएसपी को मुस्लिम समुदाय के वोटरों का भी वोट मिलेगा। बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक है। वोट आएंगे, मैं मानता हूँ वोट। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे। काफी अमित शाह का ये बयान सुनते ही बीएसपी खुश हो गई। इस बयान से गदगद पार्टी नेताओं ने कई और दावे भी कर दिए। डाटा तो 100% है ही है। बाकी लोग भी जो हैं और जो दलित समाज में आते हैं वो सब के सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने बीएसपी की तारीफ तो की थी, लेकिन उन्होंने आने वाले समय में बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया था। नीतीश कुमार के नाम पर विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश शुरू हो गई, इसीलिए ये चर्चा जोरों पर है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले दिल्ली में नीतीश कुमार से हुई मुलाकात में प्रशांत किशोर ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा और इस बैठक के बाद प्रशांत किशोर ने कई दलों के नेताओं से भी मुलाकात की, जिनसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार के नाम को समर्थन देने पर बात की गई। बताया गया कि प्रशांत किशोर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मिले और उनका साथ मांगा। यही नहीं, उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलकर भी नीतीश के नाम पर सहमति बनाने की बात की। हालांकि न्यूज 18 ने जब नीतीश कुमार से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पर सवाल किया तो उन्होंने इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। सबका तो